वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग, इफेक्ट ऑफ V2 मैक्स, परफॉर्मेंस, होम्योस्टेसिस एंड स्ट्रेंथ। ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे। आप जब ये लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो काइंडली ओपन योर बुक्स। मैंने भी ओपन की हुई है, मैं कंटेंट्स आपके सामने, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सा ईजी रह जाए। आई ट्राई टू सर्च इट्स PPT बट मुझे मिली नहीं, तो बेस्टेस्ट वे ये हुआ कि बुक्स के थ्रू आपको बताया जाए। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसके ऑक्सीजन लेवल पे कितनी जो है ना वो बेहतरी आना शुरू हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो जाती है, उसका होम्योस्टेसिस सिस्टम कितना बेहतर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जब बेहतर होने लगती है तो इन दी एंड आप स्ट्रेंथ किस तरीके से आप जो है वो गेन कर रहे होते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ओवरलोड आपने देखना है, स्पेसिफिसिटी देखनी है, रिवर्सिबिलिटी आपने देखनी होती है। ओवरलोड में आपने देखना होता है कि ट्रेनिंग का अफेक्ट आपके सिस्टम के ऊपर कितना आ रहा है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। नॉर्मल एक्सरसाइज आप कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो। ऑब्वियसली जब आप इनिशियल स्टेज पे होगे तो आप बहुत मिनिमम पे होगे, मिनिमम देन मॉडरेट टू सीवियर। स्पेसिफिसिटी आपने ये देखना है कि आपने जो है ना किस चीज़ को स्पेसिफाई करना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए, जिस चीज़ को आपने ट्रेन करना है, वो आपके आ जाते हैं, आपके मसल फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। आपका एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है कि एरोबिक्स है या एनारोबिक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, आप किस स्पीड रिदम के साथ अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपकी सेंट्रिक के कंप्लीट ये आपके कंसेंट्रिक है या आइसोमेट्रिक है, सेम है, चेंज है, पार्शियल है, किस तरीके की, ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। इसके बाद रिवर्सिबिलिटी, ये 3 फैक्टर है जो कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग के जो है ना वो इसके ऊपर बेस कर रही होती है। रिवर्सिबिलिटी का क्या फिनोमेना होता है? गेन्स आर लॉस्ट व्हेन ओवरलोड इज रिमूव्ड। इंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड V2 मैक्स में आप और क्या देख रहे होते हैं? आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हो किस लिए? टू इंक्रीज़ VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्यों इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। जो आपके लार्जर मसल ग्रुप होंगे वो डायनामिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आइडियली कहा जाता है ट्रेनिंग जो आपको ज़रूरी होती है VO2 मैक्स को इंक्रीज़ करवाने के लिए, वो आपने क्या करना है? 3 से 5 दफ़ा हफ्ते में 20 to 30 मिनट्स आपने करना है एक्सरसाइज, जिसकी वजह से आपके 50 to 85% तक VO2 मैक्स जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। और कब आप एक्सपेक्ट करें कि आपका VO2 मैक्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया है, तो ये डिपेंड्स। आपको तकरीबन 2 से 3 महीने जो आपको वेट करना पड़ता है, टिपिकली 6 वीक। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। एवरेज 15% जो है ये बिलीव किया जाता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, जो टाइम पीरियड है वो 30 to 50% उन लोगों में इंक्रीज़ हो जाएगा कि जिनका लो इनिशियल V2 मैक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बंदा है जो बहुत सेडेटिव लाइफस्टाइल गुजार रहा है, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका V2 मैक्स 6 वीक्स के बजाय तकरीबन इट टेक्स 9 to 12 वीक्स। और अगर पर्सन है जो ऑलरेडी जो है ना वो मोबाइल है और कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करता रहता है, तो हम उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 to 7 वीक्स के अंदर हमें तकरीबन 15% जो है वो VO2 मैक्स इंक्रीज़ मिले। इसके अलावा आपने जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखनी होती है, जिसके अंदर ये है कि अकाउंट फॉर 40 to 66% V2 मैक्स, हाई 60 to 80। अच्छा, फिर उसके अंदर ये हो रहा होता है कि आप ओबीस हो या किस तरीके के, आपकी लेवल ऑफ इंटेंसिटी की, आपका वर्कआउट क्या, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना वो देखे जाते हैं। मेल्स में अलग जो है वो रेंज होती है V2 मैक्स की, फीमेल के अंदर अलग होती है। अब मेल्स के अंदर भी आ जाते हैं वो मेल जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, और फीमेल्स में भी वो जो सेडेंट्री में है। और कितने ऐसे बंदे जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ में भी जो है इन्वॉल्व है, उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो हर चीज़ देखनी पड़ती। अब VO2 मैक्स उन लोगों की ज़्यादा जल्दी जो है वो कवर अप हो जाएगी जिनके साथ कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड नहीं है, कोई डिजीज़ एसोसिएटेड नहीं, कंपैरेटिवली दोज पीपल जो कि ओल्ड एज भी हैं या यंग एज भी है, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह कोई ना कोई उनके साथ इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ है, आपने ये सारी की सारी आपने चीज़ देखनी होती है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड V2 मैक्स, इसके अंदर आप क्या चीज़ें देखेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी सी बताती चलूँगी। एंड वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर दैट स्ट्रेच द रिस्क और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट टू इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन।
ये आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रीलोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। आपने जो है वो क्या करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, आपका V2 मैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रीलोड वॉल्यूम आपने देखना है और आफ्टर लोड वॉल्यूम आपने देखना है। प्रीलोड वॉल्यूम क्या होता है, इफ़ द वॉल्यूम इज़ लो द ब्लड पम्प आउट ऑफ द हार्ट विल बी अ ट्रिकल। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर आपका प्री लोड वॉल्यूम, आपके पास जो आपका जो ब्लड है वो आपके राइट एट्रियम में इतना नहीं आ रहा, प्री लोड नहीं हो रहा, आपका जो वॉल्यूम है वो लो है, तो ब्लड पम्प ऑफ द हार्ट विल बी ट्रिकल। तो जब ब्लड आ ही नहीं रहा तो पम्प किस तरीके से होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से आप राइट साइड हार्ट फेलियर की तरफ या एडेमा कंडीशन की तरफ भी जा रहे होते हैं। और अगर आफ्टर लोड की बात करें तो फिर क्या हो रहा होता है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही होती है क्योंकि ब्लड ही उसकी तरफ नहीं आ रहा होता है, तो वो पम्प आउट थ्रू आउट दी बॉडी फॉर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं होता। और अगर इन केस इफ़ देयर इज़ अ नैरोइंग ऑफ द वेन्स या आर्टरीज, तो फिर क्या हो जाता है, वॉल्यूम आपका जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्डिक आउटपुट भी जो पेशेंट का है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। प्रीलोड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और वो किस तरह से इंक्रीज़ होगा, जब आपका वेनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप ग्रेटर प्रेशर एंड रिजेक्ट ब्लड मोर रैपिडली। ऑब्वियसली जब ग्रेटर प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड जो है रैपिडली पास आउट होगा सिस्टमैटिक पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिपेंड कर रहे होते हैं, वेनस प्रेशर आपका कितना है वो आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, वेनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज़, और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आफ्टर लोड जो है ना, किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर जो आपके हार्ट की वॉल्स होती है वहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं जब वो इजैक्यूशन करवा रहे होते हैं वहाँ पे अगर लोड आ जाए, आफ्टर लोड में इंट्रैपमेंट हो जाए, तो एंड लोड प्रेशर जो होता है अगेंस्ट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि जहाँ से ब्लड आपका पम्प आउट हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो फिर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है, तो फिर इन दी एंड आपकी क्या डेवलप होना शुरू हो जाती है, हार्ट पैथोलॉजी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, आफ्टर लोड, प्री लोड, वेनस रिटर्न, सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता है। इसके अलावा जो चीज़ आपने देखनी है, आफ्टर लोड आपका कब कम होता है, अगर किसी भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो आपका आर्टीरियल एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस नैरोइंग होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको एफर्ट करनी पड़ती है मैक्सिमम ब्लड फ्लो करने के अंदर, और फिर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं आपके मीन आर्टीरियल प्रेशर के अंदर। ये सारी की सारी आपने चीज़ें देखनी है। V2 मैक्स आप किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो, या आपका ऑक्सीजन डिफरेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, मसल फ्लो आपका इम्प्रूव हो जाए, कैपिलरीज माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ATPs की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। सारी चीज़ें ये मैं आपको अभी भी बताइए कि आपने क्या करना है, फोकस आपका माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा, प्री लोड इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से आफ्टर लोड डिक्रीज़ होगा, सिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ जो है आपकी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। जब आप स्टॉप करेंगे ट्रेनिंग तो आपका VO2 भी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सिस्टोलिक वॉल्यूम जो आपका बहुत अच्छा सा चल रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, रैपिडली क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द रैपिड लॉस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। इसके अलावा एट्रोवेंट्रिकुलर जो है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ऑक्सीजन डिफरेंस भी आपका शुरू हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी ATP भी जो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास एबिलिटी टू प्रोड्यूस ATP वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। आपके टाइप 2 फाइबर जो आपके मायोग्लोबिन्स होते हैं रेड कलर के, जो लॉन्ग टर्म एनारोबिक के अंदर जो है वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और आपके जो इंक्रीज़ होंगे वो टाइप 2X फाइबर्स होंगे। क्या इसका फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, ये आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, न्यूरल एंड हार्मोनल एडेप्टेशन की मेंटेनेंस भी करवा रहा होता है, स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल चेंजेस जो आपकी मसल्स में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल नंबर्स हो गए या कैपिलरी डेंसिटीज़ हो गई, उन सारी चीज़ों को क्या करवा रहा होता है, बेहतर करवा रहा होता है। होम्योस्टेसिस पे किस तरह से वर्क कर रहा होता है, इस तरह से कर रहा होता है कि ग्लाइकोजन स्टोर के लिंक बिटवीन मसल एंड सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी।
इसके अंदर क्या हो जाता है कि बायोकेमिकल एडिप्टेशन हो जाती है ट्रेनिंग की। जब हम मुस्तकिल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक फीडबैक जो है ना वो क्या हो जाता है, एक सबमिट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है कि हम लोग अब जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब हमने फटीक नहीं होना है, अब हमारे मसल्स ने प्रॉपर काम करना है, अब हमारे सारे जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ जो है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ना वो इतना एक्टिवेट नहीं होगा, पैरासिम्पैथेटिकली वर्क कर रहा होगा, फेयर फाइट फ्लाइट कंडीशन नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज इनिशियल लेवल पे ये होता है, आपने नोट किया होगा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बेशक आप बहुत लो पेस के अंदर कर रहे होते हैं, तो क्या आपके पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होते हैं कि आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग आपको बहुत हो रही होती है, समटाइम्स आपको पैल्पिटेशन बहुत फील हो रही होती है, अक्सर लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिस तरह से फील हो रही होती है, और क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा शिवरिंग हो रही होती है, और ट्रिमर्स टाइप की प्रेजेंटेशन हो रही होती है, आप बहुत फटीग फील कर रहे होते हैं, आपको क्रैम्पिंग हो रही होती है। बट वंस यू गेट एडेप्टेड एक्सरसाइज, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा होता है, उसके बाद ये हो रहा होता है कि जब आप इस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं तो फिर क्या हो रहा था, आपकी बॉडी प्रॉपर्ली काम कर रही होती है, हर चीज़ अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पता लग गया होता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिग्नल जा चुके होते हैं, एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, हर चीज़ जो है ना अपना काम जो है वो प्रॉपर कर रही होती है। तो यही लिंक होता है परफॉर्मेंस का एंड होम्योस्टेसिस का, कि आपकी इफ़ेक्ट जब आपकी परफॉर्मेंस डेवलप हो जाए तो आपके होम्योस्टेसिस कंट्रोल आपकी बॉडी में आ जाता है, और सारे के सारे आपके जो फंक्शंस हैं वो बेहतरली काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके जो मसल्स और सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ जाता है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, अंडर कंट्रोल हो जाता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, आपका हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, वो भी आपका डिक्रीज़ हो जाता है। किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि उनके पास फीडबैक जा रहा होता है मसल्स के थ्रू द कीमो रिसेप्टर जो है ना, अब आपने जो है ये सिस्टम को क्या करना है, स्लो डाउन करना है, अब आपने कूल डाउन करना है। इसके अलावा मोटर यूनिट्स जो है ना वो भी नंबर जो है उनके रिड्यूस हो रहे होते हैं। दूसरी बात है, पेरिफेरली भी जो है ना मसल्स आपके जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, ग्रुप 3 और 4 के जो है वो नर्व फाइबर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी क्या कहते हैं, सेंट्रल कमांड भी जो है इसके अंदर काम कर रही होती है, मोटर कॉर्टेक्स हो गया, सेरेब्रम हो गया, बेसल गेंगलिया हो गए, सारे के सारे ये काम कर रहे होते हैं और मसल फाइबर को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जो क्या स्टिमुलेट कर रहा होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा होता है कि अब आपने ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल रखना है, अब आपने हार्ट रेट को कंट्रोल रखना है, आपने ईच एंड एवरी मैकेनिज्म को जो है ना वो कंट्रोल रखना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है, ठीक है। लिमिटेशंस आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ जाती है, हार्मोन्स हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हुए हुए होते हैं, मतलब उनके लेवल्स जो है वो बेहतर नहीं हो रहे होते, न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, या दूसरा आपका मसल साइज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो जाती है, टाइप एंड इंटेंसिटी ट्रेनिंग की वजह से आ रही हो जाती है, स्पेसिफिसिटी की वजह से हो रही होती है, लैक ऑफ रेस्ट या जेनेटिक, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो लिमिट कर रहे होते हैं आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना होता है, देखना होता है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। Active lifestyle, you're not alone. In recent years, an increasing number of Americans have started participating in more sports, fitness, and recreation. Whether you're trying to get fit, build muscle, or you're just tired of the couch, here are some changes you can expect along the way. During that first workout, you might feel more alert and energized because ramping up your heart rate means a boost in overall blood flow and oxygen to the brain. But prepare yourself for the day after, when you'll almost certainly get a case of DOMS, short for delayed onset muscle soreness. The soreness will persist for about 72 hours, but the good news is you're less likely to get it again as long as you continue to regularly exercise those same muscles. Over the next few weeks, you'll slowly start to ramp up production of mitochondria via a process called mitochondrial biogenesis. Mitochondria are the parts of your cells that convert carbs, fat, and protein into fuel that your muscles use to do their job, like flex and contract. After 6 to 8 weeks, studies have shown that people can increase their mitochondria by up to 50%. With more mitochondria in your cells, you'll start to feel more fit and your endurance will increase, so running 3 miles will no longer feel as difficult as it did during the first week. Once you're 6 months
strength training, you'll notice your muscles begin to take shape. You're also less likely to fall off the workout wagon at this point. Exercise programs often see a 50% dropout rate within the first 6 months, but after that, more people stick with it. Now, if you're more focused on cardio, then by 9 months of regular exercise, you should see about a 25% increase in your VO2 max. VO2 max is often used as a measure of fitness and refers to the rate your body can transport oxygen to your muscles for fuel. Basically, higher VO2 max means you can run faster for longer, so a 25% increase means you can run about 20% further in the same amount of time. After 1 year of regular exercise, your bones will be denser, which reduces your risk of osteoporosis. In fact, researchers have found that regular resistance training when combined with aerobic exercise can actually reverse the effects of osteoporosis after 12 months. Now, if you maintain your exercise program long term, your body might not be the only thing to benefit. Your bank account may also beef up. One study revealed that older people who exercised 5 days a week for at least 30 minutes saved on average $2,500 a year in medical costs for heart-related health problems alone. You'll also be at a lower risk of developing arthritis, type 2 diabetes, dementia, and certain types of cancer like breast and colon. In all probability, you are going to live longer than you otherwise would. And that longer life, it will likely feel more fulfilling, because exercise lowers the risk of anxiety and depression by reducing levels of stress hormones like cortisol and adrenaline. Of course, all of these benefits depend on the type and intensity of your workout and how long you exercise for each week. A balanced diet is also paramount to a healthy lifestyle. For the average adult ages 18 to 64, the U.S. Department of Health and Human Services recommends either a minimum of 2.5 hours per week of moderately intense exercise, like brisk walking or biking, or at least 1 hour and 15 minutes each week that combines moderate and high-intensity workouts like running and swimming sprints. On top of that, make sure and take 2 days each week to strengthen your muscles with some weights or resistance training. This will help your overall speed and endurance. As you begin, it's important to pace yourself and not push too hard too fast, or you risk serious injury. You'll discover that the fitter you become, the easier it will be to exert a little more energy the next week, the week after, and so forth. Exercise smart and often